मेंबर हो, कुछ नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, रजिस्ट्रार गो टू द रजिस्ट्रार विल डिसाइड एंड देन रजिस्ट्रार विल डायरेक्ट द सोसाइटी की ये डीम मेंबर बन चुका है ऑलरेडी, 3 महीने में आपने जवाब नहीं दिया, अभी इसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करो। जब तक वो नहीं आएगा तब तक यू डोंट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर, ये बोला जा रहा है। Proof of application of membership cannot be deemed. हाँ, of proof of what? नहीं, देखिए, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपने एक घर खरीदा है, ठीक है ना, वो बोल देता आपको घर मिल गया, हाँ लॉटरी में, माडा का लॉटरी में आपने डाला था, आपका नाम माडा का लॉटरी में आ गया, लिस्ट में नाम आ गया, you have been allotted this flat, but actual allotment का प्रूफ क्या है आपके पास? आपने एप्लीकेशन डाला था लॉटरी में, वो प्रूफ है आपको, चलो मिल गया, आपको लॉटरी में मिल गया, बट एक्चुअल अलॉटमेंट या आपको आपके नाम से फ्लैट हुआ है करके क्या देंगे? उसका अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, या फिर अगर आपको फ्लैट किधर खरीदना है तो अग्रीमेंट फॉर सेल आएगा, कुछ तो एक डॉक्यूमेंट उसके सामने चाहिए ना। मैंने अप्लाई किया वो अलग बात है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या है, मेरे नाम से अप्रूव हुआ है ना कुछ, तो वो क्या डॉक्यूमेंट है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने एप्लीकेशन दिया, डीम्ड तो हो गया, तो डीम्ड लेके कितना दिन चलूं? मेरे को हाथ में कुछ चाहिए ना, तो वो क्या चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी तो नहीं दे रहा है, देना होता तो 3 महीने में दे देते या अप्रूव कर देते, उन्होंने नहीं किया, तो गो टू द रजिस्ट्रार, मैंने अप्लाई किया, 3 महीने रिप्लाई नहीं आया, मैं डीम्ड हो चुका हूँ, अब ऑर्डर पास करो। ऑर्डर पास करने में बोलेगा हाँ इसको मेंबरशिप तो हो गया है, मेंबर तो है, बट इसको मेंबरशिप के सामने शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करो, वो डायरेक्शन रजिस्ट्रार से आएगा। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज गिवन, द रजिस्ट्रार विल डिसाइड। ये हो गया 22(2). सर बट यहाँ तक मेंबर ने रिफ्यूज किया ना मेंबरशिप, मेंबर ने कहा रिफ्यूज, मेंबर ने अप्लाई किया, मेंबर ने कहा रिफ्यूज, मेंबर रिफ्यूज करेगा तो अप्लाई क्यों करेगा? When a person is refused, When a person is refused, membership form is being filled up. हाँ? When a member becomes a society membership, with the form of membership. After span of how many days the share certificate can be issued? 30 days. ऐसा कहीं पर दिया नहीं है, बट जो भी हम लोग एप्लीकेशन डालता है, मैक्सिमम वो एप्लीकेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए 3 महीना दिया है। कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी एप्लीकेशन जाता है एक्ट करने के हिसाब से, मैनेजिंग कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको 3 महीने का टाइम दिया है मैक्सिमम। अगर वो 3 महीने के अंदर वो एक्ट नहीं करता है तो डीम्ड मेंबरशिप या डीम्ड वो काम आपका हाँ है, मतलब ऐसा समझ लो कि मतलब आपका आंसर अफर्मेटिव आंसर है, आपको मिल गया वो चीज। फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप का बात नहीं, कोई भी चीज कोई भी कम्युनिकेशन ले लो, अगर मैं कमेटी का मेंबर हूँ और मैं आज के दिन में रिजाइन करना चाहता हूँ, मैंने मेरा रेसिग्नेशन डाल दिया, 3 महीने तक कोई काम सामने से आया नहीं, तो आई एम डीम्ड टू हैव रिजाइन फ्रॉम द कमिटी। हाँ, बट रेसिग्नेशन मेरा अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मेरे को मेरा सेफगार्ड करना है कि मैं कमेटी में आज के दिन में हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगा? रजिस्टर के पास जाके बताऊंगा 3 महीने मैंने डाला था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो डीम्ड हूँ, बट आपकी तरफ से भी रिकॉर्ड में डीम्ड डिक्लेयर कर दो मेरे को कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी, सो दैट क्या हुआ, कल जाके कुछ हेरा फेरी हुआ तो यू विल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल, लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो एनी टाइम एवरी टाइम 3 मंथ पीरियड के अंदर एक्शन नहीं होता है तो डीम्ड आपका एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, ऐसा आप समझ। बट उसके आगे क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू हैव टू टेक एक्शन। सर्टिफिकेट कब इशू कर सकते हैं? शेयर सर्टिफिकेट का इश्यू रजिस्ट्रार, अगर आप सोसाइटी नहीं भी करती है तो रजिस्ट्रार उनका आदमी बेच के शेयर सर्टिफिकेट में एंट्री कराएगा, इतना पावर्स है उनके पास है। तो सोसाइटी नहीं कर रही है और रजिस्ट्रार ने किया। अभी लास्ट टाइम में कौन थे, मेरा एक ऐसा सिमिलर केस था हाई कोर्ट में, वो नहीं कर रहे थे सोसाइटी, वो मेंबर तो थे, उन्होंने अप्लाई किया था, वो मेंबरशिप डीम्ड मेंबरशिप नहीं था, बट ये था नॉमिनी को मेंबर बनाना था, सोसाइटी नहीं बना रही थी, मतलब डेथ के बाद में नॉमिनी को मेंबर बनाना था, नहीं बना रही थी, 3 महीना के बाद भी नहीं बनाया, रजिस्ट्रार का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं बनाया, फिर रजिस्ट्रार को नॉन एग्जीक्यूशन में डाला, ऑर्डर आया वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो नॉन एग्जीक्यूशन में डाला, नॉन एग्जीक्यूशन में डालने के बाद में रजिस्ट्रार ने उसका आदमी भेजा, खुलवाया कबर्ड, अंदर से शेयर सर्टिफिकेट लिया और नाम एंटर किया और वापस दिया,
उसका साइन डाल के दिया, रजिस्ट्रार का आदमी का साइन उसके ऑर्डर के थ्रू, एग्जीक्यूशन है ना, मेरा ऑर्डर है, आई गॉट पावर्स, ये 22(2) पावर दे रहा है मेरे को, मैंने ऑर्डर तो दिया बट तुमने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मेरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मेरे ऑर्डर को। तुम लिख के रजिस्ट्रार का साइन और स्टैम्प, वो आदमी खुश हो गया, बोला मेंबर का साइन लेने से अच्छा मेरे को तो रजिस्ट्रार का साइन मिल के मेंबर बना, अभी कौन हटाएगा मेरे को, तो वो पावर है उनके पास, रजिस्ट्रार के पास। नाउ विल गो टू 22, 23। देखिए बाद में बीच में जो बहुत सारा है, अभी पता नहीं आपके इसमें है क्या, मैं बहुत सारा पेजेस पलट रहा हूँ, ये सब केस लॉ है, बहुत सारे केस लॉज है इसमें, कौन से सिचुएशन में क्या क्या मेंबर को करना चाहिए, सोसाइटी को करना चाहिए, रजिस्ट्रार को करना चाहिए, वो सब है, वो सब आपको एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। उसके आगे बैक साइड में नेक्स्ट एंट्री, हाँ नेक्स्ट एंट्री ना, नॉमिनी रहेगा तो इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा उसके लिए, नॉमिनी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, सब हर चीज के लिए एप्लीकेशन है, जो भी चीज आप याद रखो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, सब चीज के लिए एप्लीकेशन है। तो नॉमिनेशन रहेगा तो शेयर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना ही है। 15 नंबर फॉर्म है वो भर के देना है एप्लीकेशन, नॉमिनेशन नहीं होगा तो नहीं हो तो फिर वो पब्लिक नोटिस। सर आपका लेक्चर भी है नॉमिनेशन, हाँ 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 के लिए आपका हाँ यूट्यूब पे ना, हाँ यूट्यूब में ना, Sir, the nomination is on 2 names. The second person is kept silent, or how it is? Or both the names are on the share certificate? both the names has to appear on the share certificate, but the first person will be regarded as the nominee member, But they have to give the indemnity for that? not necessary। Not necessary. In the affidavit to be given? देखिए जब तक आप जो है एज एन वेयर आप एंटर करते हो ना, उसमें कभी भी इंडेमनिटी की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ ऐड करते हो या डिलीट करते हो तभी इंडेमनिटी की जरूरत पड़ती है, याद रखना। इंडेमनिफाई कभी करते हो जब भी कुछ भी फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें चेंज किया जाता है, तभी इंडेमनिफाई करना पड़ता है। वो लोग क्या है जनरली बोलता है इंडेमनिटी दो, अरे क्यों इंडेमनिटी दो जब मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया है, मेरा कुछ फॉर्म जैसा का जैसा वैसे ही आप मेरे को दे रहे हो वापस, तो मैं उसमें क्या इंडेमनिफाई करूँ। Again filing that after their names are going on the share certificate, and the second person's sons has to be raised for the nomination. नहीं, हम लोग अभी नहीं, वो पॉइंट अभी हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, अभी इसमें कंफ्यूज मत करिए, वो टॉपिक आएगा, जब भी वो आएगा तभी बात करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन के ऊपर भी है इसमें, और वो नॉमिनेशन है क्या वही शायद बहुत सारे लोगों को इधर मालूम नहीं है, वो क्लियर मिलेगा तो शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हम लोग क्लियर करेंगे। कमिटी बोलता है कि हमारे पास जो जितना सर्टिफिकेट दिया था तो सर्टिफिकेट हमें इशू का तुम नया मेंबर आया, तुम इशू का रजिस्टर से परमिशन ले लो ना, तो कमेटी बोलती है तो क्या करें, नहीं मानती है ना, ले इसके लिए दिया है ना रजिस्ट्रार का अथॉरिटी दिया है, आपको जाना पड़ेगा, आपकी कमेटी गलत काम सोसाइटी में आपने कर लिया, क्या बोलूं, वही हो सकता है ना, गलत जगह पे आप जा रहे हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा, अच्छा सोसाइटी ढूंढो और वहाँ पे कर ले लो, डॉक्टर साहब की सोसाइटी में जाइए। हाँ The boundary form that is created a duplicate. Yeah, one copy judiciary immediate the second after MC immediate. The second copy not given by MC. What to do? देखिए आपको तो उनको देना है, वो नहीं दे रहे तो अगेन रजिस्ट्रार, कुछ ऑप्शन नहीं है, अल्टीमेटली उसके पास जाना पड़ा तो जाना पड़ा। नॉट ओनली, इसके लिए मैं बोला उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, विल डिस्कस इट जब भी आएगा तभी बात करेंगे, ठीक है। 23 इज ओपन मेंबरशिप। नो सोसाइटी शैल विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट refuse admission to membership to any person duly qualified under the provisions of the act its fellows। तो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन कहाँ दिया है, क्वालिफिकेशन कहाँ दिया है, क्वालिफिकेशन पढ़ा ना हम लोग 22 में, भूल गए, अभी तो पढ़ा 10 मिनट पहले, 22 में क्वालिफिकेशन था ना, who can become a member is qualification। 22(1) 22(2) बाद में आया, 22 मेन सेक्शन है, बराबर है ना।
तो 22 का सबसेक्शन 1 जो पढ़ा हम लोग ने वो क्वालिफिकेशन है, और 22(2) में क्या है, एप्लीकेशन मेंबरशिप का डीम्ड मेंबरशिप। अभी हम लोग 23 में आए, तो 23 बोलता है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप मतलब द मेंबरशिप इज ओपन फॉर एवरीवन, एनीबॉडी कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी सोसाइटीज प्रोवाइडेड ही सैटिस्फाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करके चले जाऊँ। मैं फार्मर सोसाइटी में जाके मेंबर नहीं बन सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ फार्मर, समथिंग सिमिलर टू। वन ये क्या बोलता है, वेयर अ सोसाइटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। अभी पहले कंडीशन में क्या था, यू हैव टू डिफरेंशिएट नाउ। मेंबरशिप का क्वेश्चन आएगा, मैं मेंबरशिप का क्वेश्चन पहले देखूं क्या आता है, उसके बाद फिर आपको रिलेट करने में इजी रहेगा। What is nominal member? आता आता what are the different types of memberships in cooperative societies? Types of memberships, types of members. And दूसरा क्वेश्चन है, how does a member stand disqualified as per the provisions of disqualified from the managing committee as per the provisions of the MCS Act? Disqualification from the managing committee, वो जो आपने पढ़ा हो, तो आपने पढ़ा लेकिन वो तो फ्लैट का ओनर है, तो मेंबर को डिस्क्वालीफाइड क्यों करना, तो फ्लैट का ओनरशिप तो कंटिन्यू रहेगा। फ्लैट का ओनरशिप कंटिन्यू रहेगा सेकंड क्वेश्चन में था, हाउ डू द मेंबर स्टैंड डिस्क्वालिफाइड from the managing committee as per the provisions of the MCS Act. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मेंबरशिप के ऊपर है। डाल सकते हैं, बोला मैंने वो बोला है कि जो कॉलम बना के डालने की ज़्यादा अच्छा है, वो बना नहीं देते, 2-3 दिन के बाद में डालते हैं। नाउ फर्स्ट इसमें क्या था, हमने एप्लीकेशन दिया और हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, या फिर उसमें एक्शन ही नहीं लिया, बराबर है। दो कंडीशंस थे वहाँ पे, एप्लीकेशन दिया, उसने लिया और रिजेक्ट किया, या तो फिर उसने लिया और एक्शन ही नहीं लिया। ये दो कंडीशन में हमने देखा कि हम रजिस्ट्रार के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए। ये कंडीशन क्या है, उसने लेने से मना किया, एप्लीकेशन लिया ही नहीं। When a society refuses to accept the application from an eligible person for admission of member or the payment made by in respect of membership as a percentage, etc., etc., such person may tender an application in such form as may be prescribed, together with payment in respect of membership to the registrar, who shall forward it the application and the amount if so paid to the society concerned within 30 days from the date of receipt and the amount, and thereupon if the society fails to communicate any decision within 60 days from the date of receipt of such application, the applicant shall be deemed to have become a member. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर सोसाइटी आपका एप्लीकेशन नहीं ले रही है और पैसा नहीं ले रही है आपका, तो किसके पास जाने का, रजिस्ट्रार के पास जाने का। वही दूसरा एक एप्लीकेशन है, ये इधर प्रिस्क्राइब लिखा है, आपने देखा होगा, रूल्स में जाने का। रूल्स में एक फॉर्म नंबर H करके, H फॉर्म, वो H फॉर्म फिल करना है आपको, और यही मेंबरशिप का फॉर्म वो H फॉर्म के साथ में देना है तो रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या करेगा, वो फॉर्म लेके सोसाइटी के पास वापस भेजेंगे, बोलेंगे इनका आपने फॉर्म क्यों नहीं लिया, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्म लेना है। तो उसके बावजूद भी अगर फॉर्म नहीं लेता, वहां पे कितना दिया था, 3 महीना, 3 मंथ्स दिया था ना वहां पे, यहाँ पे भी 3 महीना ही है। 30 डेज में रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजेगा, और सोसाइटी को उसके बाद 60 डेज का टाइम दिया है फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए। तो टोटल 90 डेज इधर भी हो गया, 3 मंथ्स। तो 3 महीना तक
वापस सोसाइटी ने नहीं लिया इनका एप्लीकेशन, एक्सेप्ट नहीं किया मेंबरशिप का, देन आल्सो अगेन इट्स अ व्हाट डीप मेंबरशिप। दोनों साइड में डीप मेंबरशिप है, बट डीप मेंबरशिप अगेन आपको रजिस्टर से ऑर्डर लेके अगर नहीं कर रहे तो पुराना जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही करना पड़ेगा। तो 22(2) में क्या है? रिजेक्शन और इनएक्शन, रिजेक्शन एंड इनएक्शन। एंड 23(1) में क्या है? नॉट एक्सेप्टिंग, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंबरशिप फॉर्म। मनी इज शेयर मनी, हाँ, शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप फी, जो भी हर एक सोसाइटी का अलग अलग होगा। हाउसिंग सोसाइटी का हम लोग 500 रुपीज शेयर मनी लेते हैं और 100 रुपी एंट्री फी लेते हैं, मेंबरशिप फी। आप एग्जाम्पल कोट करते समय हर समय सोसाइटी का एग्जाम्पल कोट को चलेगा, लिखते समय आपको शेयर मनी लिखना है, क्योंकि हर एक सोसाइटी का अलग अलग शेयर मनी होगा। जितने शेयर्स आपको अलॉट किए जाएंगे और पर शेयर का जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से शेयर मनी कलेक्ट किया जाएगा। सोसाइटी में 50 रुपीज पर शेयर है, वैसा 10 शेयर्स अलॉट किया जाता है, इसके लिए 500 रुपीज शेयर मनी, और एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस 100 रुपीज। ठीक है। What is the difference between membership and deep membership? वो देखिए, डीप मेंबरशिप में आपके पास आज के दिन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मेंबरशिप में मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल गया। डीप मतलब जब तक आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसका वो इंटरमीडिएट पीरियड है, जब तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मिलने के बाद आप मेंबर बन जाओ। 500 plus 100. हाँ, 500 plus 100. 500 plus 100. Now come to 23(2). 23(2) क्या बोलता है? Any person agreed with the decision of the society refusing him admission to its membership. Now refusing वाला आ गया। refusing वाला कौन सा है? Means accepting the application and then rejecting. हाँ, तो कौन सा सेक्शन? देखो इधर क्या लिखा है? refusing him admission to his, मतलब इसने एक्सेप्ट किया है। refusing not refusing the application, refusing the membership, ये दोनों अलग है। 23(1) में क्या बोला? सोसाइटी इज refusing admission of member। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है समझ? थोड़ा वापस पढ़ो। Any person agreed with the decision of the society refusing him admission to its membership may appeal to the registrar। अभी refusing the membership कभी है, देखिए रिजेक्ट करेगा तो refusing है क्या? Whether rejection is equal to refuse? No. How can rejection be refusal? You have accepted and then you are rejected, na? You have accepted the application and you have rejected, so you are not refused. Rejection is different, refusal is different. Refusal for admission मतलब आपने फॉर्म ही नहीं लिया, उसका फॉर्म नहीं लिया। फॉर्म लेंगे तो आपको 22 में जाना पड़ेगा, फॉर्म नहीं लेंगे तो 23 में जाना पड़ेगा। इतना फर्क है, आप इतना यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक्सेप्टिंग द फॉर्म एंड रिजेक्टिंग और नॉट एक्टिंग अपॉन इट is 22. Not accepting the form at all is 23. So if they are not accepting the form at all, then again you have to go to the registrar. Then, but it is through an appeal. Now पहला मैंने क्या बोला था? ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर्म, मतलब पहले टाइम अगर रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट करते समय भी हमको अपील में जाना पड़ेगा, क्योंकि एनी डिसीजन फर्स्ट यहाँ पे जो अथॉरिटी है मेंबरशिप में सबसे पहला अथॉरिटी सोसाइटी को बनाए। सोसाइटी इज द फर्स्ट कोर्ट करके समझो आप, क्योंकि अपील करके लिखा है यहाँ पे। देखो, कैन अपील टू द रजिस्ट्रार लिखा, कैन कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार नहीं लिखा। इट इज सेड अपील टू द रजिस्ट्रार। व्हेनेवर देयर इज एन अपील, इट मींस इट इज एन अपीलेट अथॉरिटी। वंस देयर इज एन अपीलेट अथॉरिटी, देयर इज वन लोअर कोर्ट आल्सो। अदरवाइज किसका ऑर्डर को अपील करेगा? तो इधर लोअर कोर्ट कौन है? सोसाइटी ही लोअर कोर्ट है, मैनेजिंग कमेटी लोअर कोर्ट है। तो मैनेजिंग कमेटी इज द फर्स्ट अथॉरिटी ट्रायल में। तो ट्रायल में आपका काम रिफ्यूज हो गया या एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस केस में एक्सेप्ट नहीं हुआ, देन यू अपील टू द रजिस्ट्रार विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द सोसाइटी।
60 दिन आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपको मालूम पड़ा नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो 60 डेज में आपको जाके रजिस्ट्रार के पास अपील डालना है। एवरी सच अपील एज फार एज पॉसिबल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद द पीरियड ऑफ 3 months। हर समय सोसाइटी के लिए भी 3 महीने ही है, रजिस्ट्रार के लिए भी मैक्सिमम 3 महीना है, बट 3 महीने में होता है क्या? नहीं होता। सोसाइटी 3 महीने में नहीं करते तो डीम्ड है, बट रजिस्ट्रार 3 महीने में नहीं करेगा तो डीम्ड ऑर्डर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। रजिस्ट्रार कैन टेक एनी नंबर ऑफ डेज, बट सोसाइटी हैज टू डू इट ओनली विद इन 3 months। नहीं देगा तो डीम्ड है। तो रजिस्ट्रार को भी बोलना चाहिए ना, आप नहीं ऑर्डर देगा तो डीम्ड हमारे फेवर में, जिसने भी एप्लीकेशन डाला उसके डीम्ड फेवर में आना चाहिए ऑर्डर। ऐसा रूल आना चाहिए ना, आएगा। इसके लिए हम लोग अपील कर सकते हैं। कर सकता है, इसके बाद वापस रिट में जाना पड़ेगा। क्यों? देखो ये अगेन दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिट पिटीशन। और एक्ट में दिया गया है कि रजिस्ट्रार को 3 महीने के अंदर डिस्पोज करना है मैटर को, क्या है उसका पावर के अंदर है, बट ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज पावर टू गो टू द हाई कोर्ट एंड गिव अ रिट पिटीशन। बोला क्यों नहीं किया? करो, ये प्रोविजन है हमारे। रिट पिटिशन में WRIT ना, WRITE नहीं, ओनली टी, WRIT। WRIT। और अपने को अगर बट उसका मीनिंग जो है ना वो WRITE है। उसका मीनिंग जो है ना इट इज राइट ओनली, मतलब यू आर राइटिंग टू दैट अथॉरिटी टू एक्ट। इट इज एक्चुअली इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट। सर ये 3 महीना दोनों के लिए DJR और DDR। देखिए ये जो अपील है ना, दिस अपील विल गो टू द इधर रजिस्ट्रार दिया है अगेन, बट वी हैव टू सी कौन सा रजिस्ट्रार। तो दिस अपील्स गो टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार, नॉट टू हायर अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी, डेप्यूटी और असिस्टेंट व्हाट एवर द केस में। उसके बाद वापस एक रिवीजन इसमें भी है, दैट विल गो टू द जॉइंट रजिस्ट्रार। DDR इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए हर समय DDR आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास बात हर समय डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार आना चाहिए ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक सेक्शंस डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी के लिए, स्पेसिफिक सेक्शंस जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्शन का अपील है वो डिपेंड करेगा कि आप किसके पास जाए। इसका अपील जॉइंट रजिस्ट्रार के पास है। Provided that where such appeal is not so disposed of within the set period of 3 months, the registrar shall record the reason. सोसाइटी रीजन नहीं दे सकते, बट रजिस्ट्रार रीजन दे सकता है। 3 महीने में मैंने काम क्यों नहीं किया, तो रिट ऑलवेज है, बट इधर प्रोविजन दिया है। तो वो बोलेगा मैं क्यों रिट के अंदर काम करूं, मेरे को तो अथॉरिटी दिया है 3 महीने के अंदर नहीं किया तो रीजन देने का, मैंने रीजन दे दिया। बट रीजन भी अगर वो देता है तो शुड बी वैलिड रीजन। यू कैन नॉट जस्ट मैं 2 महीना वेकेशन में गया था, 3 महीना मेरे बच्चे के पास अमेरिका में गया था, मैं इसके लिए ऑर्डर पास नहीं किया, दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन। इट हैज टू बी वैलिड रीजन, अदरवाइज इट पर्सनल विल नॉट बी रीजन एक्सेप्टेड। दे नहीं सकते। हां, पर्सनल टेक्निकल रीजन टेक्निकल मतलब एक्ट के अंदर से होना चाहिए, लीगली वैलिड रीजन होना चाहिए। द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार इन अपील शैल बी फाइनल एंड द रजिस्ट्रार शैल कम्युनिकेट दिस डिसीजन टू द पार्टीज विद इन 15 days। ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। हाँ, अभी ये डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार इज फाइनल जो बोलता है ना, उसका मतलब ये है कि अगेन दिस मैटर कैन ओनली गो थ्रू रिट, इट कैन नॉट गो थ्रू अपील टू द कोर्ट। इतना याद रख लीजिए, जहाँ जहाँ पे लिखा है द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार इज फाइनल और दिस कैन नॉट लाई बिफोर एनी कोर्ट, ऐसा करके वर्ड्स लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि फाइनल अथॉरिटी यही है। अगर आपको फिर भी चैलेंज करना है तो आपको खाली उसका जो पावर्स है या उसने मिसयूज किया है वही चैलेंज कर सकते हो रिट के थ्रू, ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग प्रोविजन इन केस agro processing societies or any other society for which definite zone or an area of operation is allotted to the state government, it shall be obligatory on the part of such society to admit on an application made to it every eligible person from that zone as the case may be as a member of the society, unless such person is already registered as a member of any other society in the same zone or the area of operation। ये important है, ये important इसके लिए क्या बोलता है प्रोविजन, अगर सपोज कोई एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एक वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट या फार्मर्स है उनको आप एक सोसाइटी बनाए है, वो सोसाइटी के अंदर आपको मेंबर बनाना है। जो भी एरिया जुरिस्डिक्शन में आता है 10 किलोमीटर की दूरी पे, जिसके पास लैंड है, फार्मर है, क्वालिफाइड है मेंबर के लिए, उसको बनाना है। अगर सोसाइटी नहीं बनाती है उसको, तो नहीं बनाने का एक ही वजह हो सकता है कि वही पर्टिकुलर जोन में दूसरा कोई सोसाइटी है जिसमें ऑलरेडी वो मेंबर है,
इसके लिए वो बोल सकते हैं कि मैं इस सोसाइटी का तुमको मेंबर नहीं बनाऊं। उसको छोड़ के और कोई रीजन नहीं हो सकता उसको मेंबर नहीं बनाने। नो कमिंग द सेम प्रिंसिपल इफ इट इज अप्लाइड फॉर हाउसिंग सोसाइटीज, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। इसके लिए यहाँ पे लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू द फॉलोइंग इन केस ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सोसाइटीज और एनी अदर सोसाइटीज फॉर विच अ डेफिनेट जोन ऑफ एरियाज। हमारे यहाँ पे जोन या एरिया हाउसिंग सोसाइटी में मेंशन नहीं रहता है वहाँ पे एरिया ऑफ ऑपरेशन करके, बट ये प्रोविजन जो है ना इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज, क्योंकि हमारा जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये निकाल दिया। पहले था हमारे यहाँ पे भी कि 2 हाउसिंग सोसाइटी के आप मेंबर नहीं बन सकते। 1960 का जब पुराना एक्ट था, जब लागू था, तभी प्रोविजन था कि एक सोसाइटी में अगर ऑलरेडी आप मेंबर हो तो दूसरा सोसाइटी का आप नहीं बन सकते। बट अब वो निकाल दिया है हाउसिंग के लिए, आप कितने भी सोसाइटी के मेंबर और कितने भी सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में भी हो सकते हो। 5 सोसाइटी का आप सेक्रेटरी हो सकते हो, कोई उसमें रोक नहीं है। तो फ्लैट मैंने बोला ना, हाउसिंग सोसाइटी में एक है जो प्रॉपर्टी या जो एसेट है हमारा, उसके बेसिस पे आपको मेंबरशिप मिलेगा। बाकी सब जगह पे ऐसा नहीं है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। फ्लैट है, मेंबर बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो तो आप मैनेजिंग कमेटी में भी आ सकते हो। क्लियर है? 23, 22 और 23 का डिफरेंस समझ में आ गया? सर विदाउट प्रेजुडिस उसका मीनिंग विदाउट प्रेजुडिस मतलब उसका राइट्स अफेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब वो जो भी वो करने के लिए हम लोग उसको रोक नहीं है, लॉ के अंदर उसको कोई रोक नहीं है। या कोई दूसरा आदमी इसको देख करके प्रेजुडिस मतलब उसका माइंड बना लेना, ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड माइंड बनाता है ना, प्रेजुडिस हो जाता है वैसे। कितना बजे तक? 2 मेंबरशिप तो कंप्लीट करना पड़ेगा सर, नहीं तो मैं फटाफट मेंबरशिप खत्म करता हूँ, क्योंकि मेंबरशिप हो गया क्या? मेंबरशिप हो गया है मैनेजमेंट में। वो है मेंबरशिप हो गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप नहीं हुआ, 4 टाइप्स ऑफ मेंबर्स नहीं हुआ, हो गए सब हुआ होगा शायद। हुआ है फर्स्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, हुआ होगा। नहीं सीजन नहीं, पुराना इसके पहले वाले लेक्चर में उदय शंकर सर का लेक्चर में नहीं हुआ मेंबर्स। डाला है एसोसिएट मेंबर हाँ हाँ टाइप्स ऑफ मेंबर ठीक है। तो 22 और 23 का डिफरेंस अगर समझ गया तो 24 में जाएंगे। नॉमिनल एंड एसोसिएट मेंबर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 22, सोसाइटी में एडमिट एनी पर्सन एज अ नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर entitled any share in form of whatsoever in the profits assets of the society. The nominal member shall ordinarily not have any of the privileges and rights of a member. जैसा मैंने बोला था, नॉमिनल मेंबर हमारे हाउसिंग सोसाइटी में भी इंट्रोड्यूस किया था कि आप सोसाइटी के जो फ्लैट रेंट वगैरह में देते हो उसको आप नॉमिनल मेंबर बना सकते हैं। सिमिलरली दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आप किसी को नॉमिनल मेंबर करके इलेक्ट करके या उसको असाइन कर सकते हो कि मेरे बदले में ये आदमी काम करेगा, बट क्या राइट्स उसको कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल मेंबर इज जस्ट अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ में काम करने वाला आदमी को नॉमिनल मेंबर बोलते हैं। अभी तो है क्या? अभी केवल है नॉमिनल नॉमिनल मेंबर अब बाकी सोसाइटीज में हाउसिंग में नहीं है, हाउसिंग में नहीं है, बट बाकी सब जगह पे है। कोऑपरेटिव पुराने सवाल पूछा था, nominal member। वो मैंने ही पूछा था, ऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है। समीर सुभाष गुलकर ने पूछा। मैंने ही पूछा था। नॉमिनल मेंबर हाउसिंग सोसाइटी में नहीं है, बट बाकी सोसाइटीज में है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नॉमिनल मेंबर अभी भी है। तो राइट्स मिलते हैं। राइट नहीं रहेगा उसको, खाली वो उसके बिहाफ में एक्ट करने के लिए और स्पेसिफिक पर्टिकुलर पोजीशन या कुछ, सपोज आज जाके आप मेरे बिहाफ में मीटिंग अटेंड कर लो, CHS में नहीं है। स्टेटस में नहीं है। मतलब नहीं इसमें नहीं। राइट्स नाही झाला तो लावून बसू शकतो मीटिंग ऐकून कंपनी के बदले मतलब कभी भी कंपनी का कोई मेंबर बनना चाहता है वो भी पीछे आएगा शायद। हाउसिंग सोसाइटी में कंपनी मेंबर है। वही समझ गया, हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट में कंपनी ने फ्लैट खरीदा है तो कंपनी इज एंटाइटल्ड ना, उन्होंने कंडीशन में तो है, एलिजिबिलिटी में है।
नॉमिनी नहीं, देन उसको फिर एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ेगा जो बोर्ड रेजोल्यूशन से पास होके आएगा। बोर्ड रेजोल्यूट करना पड़ेगा आपको कि ये दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेंबर ऑन आवर बिहाफ, क्योंकि आदमी तो लाइव आदमी चाहिए ना, कंपनी तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो उसको ये चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा। सर, वो कंपनी का बिल कंपनी का 10 फ्लैट है तो एक ही मेंबर जाएगा कंपनी की तरफ। मेंबरशिप रिप्रेजेंटेटिव एक ही रहेगा, एक ही नाम से 10 फ्लैट है तो एक ही मेंबर रहेगा। चार सर्टिफिकेट 10 मिलेंगे आपको, बट रिप्रेजेंटेटिव आपका एक ही रहेगा। Board cannot resolve for each flat different persons because the flat is in the name of one single company. If it is in the name of sister concerns, probably you may be able to. But अगर Reliance एनर्जी ने लिया है आपके सोसाइटी में फ्लैट और 10 फ्लैट रिलायंस एनर्जी का है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर फ्लैट का रिलायंस एनर्जी का अलग अलग आदमी रिप्रेजेंट करेगा। रिलायंस एनर्जी एक ही नाम है, 10 फ्लैट है तो एक ही मेंबर हो सकता है। मतलब एक ही मेंबर मतलब वोटिंग राइट एक ही है, वोटिंग राइट एक ही है। 10 शेयर सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, 500 रुपए का शेयर आपको मिलेंगे हर फ्लैट के सामने 10-10, बट वोट रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आके बैठने का अधिकार और वोट करने का अधिकार एक ही है, 10 नहीं मिलेगा। फिर सब अमीर आदमी सब सोसाइटी में ज्यादा घर ले लेंगे और मनमानी चलेगा। कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है। एक आदमी के 2 फ्लैट होंगे तो भी वोटिंग रेट एक ही है। इंडिविजुअल पर्सन रहेगा, 4 फ्लैट रहेगा तो एक ही वोटिंग है। फैमिली मेंबर कोऑपरेटिव एजुकेशन थोड़ा फास्ट जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्लो हूँ और आएगा तो और स्लो हो जाऊँगा। कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिस वाज मेड मैंडेटरी इन द 2013 अमेंडमेंट। अभी हाउसिंग के लिए 24 ये एप्लीकेबल नहीं है, हाउसिंग के लिए 154(b)(6) करके नया सेक्शन आ गया है। 124 ये क्या बोलता है? एवरी सोसाइटी शैल ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग टू ऑफिसर्स, मेंबर्स, एवरीबॉडी। ऑफिसर का आप डेफिनेशन में देखोगे, ऑफिसर के डेफिनेशन में सब लोग आता है, सेक्रेटरी भी आता है, नॉर्मल मेंबर भी आता है, आपका मैनेजर भी आता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी आता है, एवरीबॉडी इज एन ऑफिसर। दैट मीन्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी, नॉट ओनली टू द मैनेजिंग कमिटी, तो all the members of the society from any of the state apex training institutes। और वो apex training institute को इन्होंने अथॉरिटी दिया है ट्रेन करने के लिए, तो उन लोग से आपको ट्रेनिंग लेना है, कंपलसरी है। हर सोसाइटी हैज टू अंडरगो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेकिन एक्चुअल तो होता नहीं है। तो करो, आप करना। रजिस्टर अगर ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपका आएगा तो रजिस्टर आपको पेनलाइज कर सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में आता है, मगर करते नहीं तो कभी भी पेनल्टी हो सकता है। मैनेजिंग कमेटी को, मेरे को तो पता है कि बहुत सारे सोसाइटीज में मैनेजिंग कमेटी को हटाया गया इसकी वजह से, और 5 साल के लिए रेस्ट्रिकेट भी किया, कंटेस्ट नहीं कर सकते हो इलेक्शन में। हुआ ऐसा एक्शन। ऑडिट रिपोर्ट का ब्रीच, ऑडिट का ब्रीच ही है ना ये, और बैलेंस का ब्रीच है, तो अथॉरिटी है उनको और कमेटी से निकालने की। ब्रीच ऑफ कौन देगा? एजुकेशन कौन देगा? वही ना, अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको एजुकेशन ट्रेनिंग लेना है। पैसा लगेगा, सब कोई चीज नहीं थी, क्योंकि देखिए इसमें पीछे भी बैलॉस में देखोगे तो हर एक का अलग अलग बैलॉग है। हाउसिंग का बैलॉग में आप देखोगे तो 10 रुपी पर मंथ पर मेंबर मिनिमम लेना आपको एजुकेशन फंड के लिए। देते हैं वो यूटिलाइज नहीं करते। हाँ, यूटिलाइज करना पड़ेगा। सोसाइटी को करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बताइए। आप ग्रुप में मैसेज डाल दें, अपने जो आपका ग्रुप होगा ना, तो एजुकेशन ट्रेनिंग जो सोसाइटी को करना है आप बोल दीजिए, अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग करा दें। हाँ, महासेवा भी एक है, करा सकते। क्यों चाहिए? फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर, टैलेंट ग्रुप करने के लिए, एम्प्लॉइज। वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे भी है ना, मैनेजर वगैरह, वो लोग भी एम्प्लॉइज ही, सोसाइटी के एम्प्लॉय, उनको भी टैलेंट ग्रुप होना चाहिए। Since we were discussing about the education fund, in case communities don't use that fund, that money has to be sent to them. हाँ, वो 144(b)(6) में लिखा है, मतलब इट हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस। अच्छा, दे देने का, अगर नहीं आपने दिया तो वो रिकवरी करेगा आपसे। कितना साल के बाद में? कितना साल के बाद भी कर सकते हैं? ना वो 12 साल तक तो है तो लिमिटेशन। मनी को तो मेंबर से कलेक्ट करना पड़ेगा ना। उनको से कलेक्ट करना पड़ेगा और यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। They are utilized by. नहीं, कलेक्ट भी नहीं करता, कलेक्ट भी नहीं करता, यूटिलाइज तो तो डबल पेनल्टी है, 5+5 10 साल के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी whether elected or co-opted shall undergo such cooperative training।
for such period at such intervals. Every society shall contribute annually towards education and training fund. यही है of the state to the state cooperative apex training institute notified under the whatever act. Now 25 section is cessation of membership. Member कभी आप when can somebody cease to be a member? A person shall cease to be a member of society on his resignation. If he is obviously member नहीं रहेगा. On the transfer of the whole of the share or interest in the society to another member. और यही सेम चीज हाउसिंग सोसाइटी में ले लीजिए. मैं जब फ्लैट बेच के जाता हूँ तो मेंबरशिप मेरा शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाता है. मैं फ्लैट बेचने के बाद में मेरा शेयर्स नहीं रहता तो मेरा शेयर किसी और को उलट के जाता है. मेरा शेयर सर्टिफिकेट में दूसरा किसी का नाम आता है तो मेरा जो एग्जिस्टिंग मेरा मेंबरशिप है आई सीज टू बी ए मेंबर ऑफ दिस. एग्जांपल आप हाउसिंग का ही दीजिए, आसान है. मैं फ्लैट का ओनर हूँ फिर भी मैं मेंबरशिप का रिसिग्नेशन दे सकता हूँ. किसको? तो फ्लैट होते हुए भी दे सकते हैं आप, बट फ्लैट होने के बाद आप मेंबर नहीं रह सकते. फ्लैट बेच दिया तो खत्म हो गया मेंबर. वो तो नॉर्मल है. नॉर्मल. आप फ्लैट रह के मेंबर नहीं भी बन सकते हो, अगर मेंबर हो तो मेंबर से रिजाइन भी कर सकते हो. नहीं बनना है तो उसका फायदा क्या तो है? नहीं रहना है मेंबर आपको. जो उसका फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं. जो पैसा तो भरना पड़ेगा. पैसा ऑक्यूपायर, मैंने बोला ना ऑक्यूपायर ओनर से तो पैसा लेगा. मेंबर नहीं बनना है मेरे को, जिद पे नहीं बनना है तो नहीं बनना है. आप क्या करो फॉर व्हाट एवर रीजंस. So on his death, any member dies, obviously he ceases to be a member, क्योंकि membership दूसरे के नाम से ट्रांसफर नहीं होगा. और removal और expulsion, when he is removed or expelled. तो ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में. Who ceases to be membership के अंदर ही आएगा ये. Types of members, who can become a member, what are the provisions for becoming a member 22(2), 23(1). Who is the authority to grant membership if the society fails? Registrar, application to the registrar, deemed membership, expulsion of members. ये सब आ जाएगा 2 पेज में. मैंने कम कर दिया, 4 का 2 किया. Sale of flat, Expulsion of member नहीं, वो अलग है. resign, sale of flat. इसमें क्या लिखा है देखो. इसमें जो है ना cessation है. Cessation is अलग, expulsion is अलग. Cessation मतलब expulsion is also one of the cessation part, but expulsion is different. कभी expel हो सकते हो, वो 35 में आता है. सेक्शन 30 में ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डेथ ऑफ मेंबर, करेक्ट, उसमें भी आता है. बट हर एक चीज का ये जो cessation है ना, ये सेपरेट इसके लिए दिया है क्योंकि आप नॉर्मल वे से भी सीज हो सकते हो ना मेंबर. मैं आज का दिन मेंबर मेरे को रहना ही नहीं है, ऐसा इन्होंने पूछा तो भी आई कैन रिजाइन फ्रॉम माय मेंबरशिप ना. आई कैन सीज टू बी अ मेंबर. और मैं शेयर्स दे देता हूँ या मेरा शेयर दूसरे किसी को ट्रांसफर हो जाता है तो भी मैं आई कैन सीज टू बी अ मेंबर. डेथ अलग बात है. डेथ का स्पेसिफिक प्रोविजन आपको 30 का बोल रहे हैं. और एक्सपल्शन मतलब कोई कारणवश एक्शन लिया जा रहा है उसके, वो 35 में. वो अलग सेक्शन सेपरेटली दिया है क्योंकि उसका प्रोविजन थोड़ा कठोर है. इसके वजह से ये जनरल सेक्शन है सीसेशन. उनसे भी टाइम में यू डू नॉट रिमेन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी. उसका कॉमन सेक्शन है, वो स्पेसिफिक सेक्शन, वो भी उसमें भी आएंगे. ये हो गया 25A, रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मेंबरशिप रजिस्टर. The committee of the society shall remove from the register of members the name of the members who have ceased to be members and who stand disqualified by or under the provision of the act. Provided that the society does not comply with the external section, the registrar shall direct the society to remove the names. ठीक है, अभी दो 3 ज्वाइंट लोग हैं, उसमें से 2 में से एक का डेथ हो गया तो उसका नाम नया एंट्री करना पड़ेगा. देखिए कभी भी ना यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करके नहीं लिखा है. देखो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम because there can never be a strike off. It is always removal. What is meant by removing? Removing मतलब अगर नया एंट्री नहीं होगा तो आपको कैसे समझेगा कि रिमूव हुआ. You understand my point? There are 2 names or 3 names initially. There is nothing called as striking of the name. मर गया तो उसका नाम आप इधर काट नहीं सकते. You have to remove the name. But removing the name means आप मिटा भी नहीं सकते हो रबर लेके. ये तो ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड तो नहीं है कि क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उस दिन तक वो मेंबर था. ऐसा नहीं है कि आप मिटा दिया तो उसके पहले मेंबरशिप भी उसका पुराना भी हट गया ना, दिख ही नहीं रहा मेंबर का. आज के दिन वो सीज हुआ,
कल तक वो मेंबर था, तो कल तक 3 नाम थे, आज के दिन you have to remove his name because he is not a member. So what you have to do? You have to again make a new entry wherein out of the 3 names, 1 name is not entered and only 2 names are entered. That is called as removal. तो शेयर सर्टिफिकेट में आउट ऑफ 3 नेम्स द फ्रेश एंट्री विल कम. कभी भी आप देखिए बहुत सारे सोसाइटीज क्या करते हैं, नाम काटता है, वो गलत है. काटने का कोई भी इसमें प्रोविजन ही नहीं है. वो आदमी मर गया, हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड का डेथ हो गया तो हस्बैंड का नाम स्ट्राइक कर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, गलत है. इट हैज टू बी ए न्यू एंट्री बिकॉज इट हैज टू बी सीन. 1 जनवरी को डेथ हुआ तो 31 दिसंबर तक वो भी मेंबर था सोसाइटी में, उसका एंट्री तो रहेगा ना वहाँ. आप काट देगा तो क्या समझे. 1 जनवरी में वापस एक नया फ्रेश एंट्री आएगा जहाँ पे सिर्फ वाइफ का नाम रहेगा, हस्बैंड का नाम नहीं रहेगा. तो दैट मीन्स नाउ husband has ceased to be a member from 1st January and wife is the only person who is a member. मैं ऐसा लिटरल मत लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ऑटोमेटिकली ऐसा होता नहीं है, उसके लिए प्रोसीजर अलग है. आप बोलोगे उस दिन आपने बोला था ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हील वगैरह सब ऐसा नहीं होगा ऑटोमेटिकली. व्हील वगैरह सब तो टाइम में आप आएंगे हम लोग बात. Strike off means remove from old entry. हाँ, मेक अ फ्रेश एंट्री जिसमें उसका नाम नहीं दिखता, दैट इज कॉल्ड रिमूव. एंड अगर सोसाइटी नहीं करती है तो रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है करने का, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास जब नाम डालने का अथॉरिटी है. मैंने आपको क्या बोला, जब भी पॉजिटिव साइड में कोई लॉ के हिसाब से है तो नेगेटिव दूसरे एंगल से भी सेम अथॉरिटी, इक्वल एंड ऑपोजिट राइट. तो रजिस्ट्रार को नाम डालने का अथॉरिटी है, तो रजिस्ट्रार को नाम निकालने का भी अथॉरिटी है. तो 25A में रिमूवल. नो राइट्स ऑफ मेंबर टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड. अभी इसमें क्या बोलता है, पेमेंट जो भी है, मेंबरशिप का पेमेंट हो, शेयर का पेमेंट है, तब तक आप नहीं करोगे जब तक आपका एक्सरसाइज राइट नहीं करोगे. टिल द टाइम ऑल योर मनीज आर पेड. बिना पेमेंट का मेंबरशिप का राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते. प्रायर टू इट्स सब्स्टिट्यूशन ओनिंग सीजन 26 जरूरत नहीं है. 25A के बाद कम टू 27 वोटिंग. अभी आप पूछ रहे थे ना, उसका आंसर है voting powers of members 27 save as otherwise provided in subsections 2 to 7 both inclusive. No member of the society shall have more than 1 vote. पूछो ना, 5 फ्लैट रहेगा तो मेंबर तो एक ही है. 5 फ्लैट है, 5 शेयर सर्टिफिकेट में उसी का नाम है तो उसको वोट एक ही रहेगा. No member shall have more than 1 vote in its affairs and every right to vote shall be exercised personally and not by proxy. proxy मतलब In the absence, हाँ, in the absence. कॉलेज में जो मार्क करता था ना अटेंडेंस, वो शीट डालता तो उसका भी नाम लिख के, दैट इज प्रॉक्सी. तो वो अलाउड नहीं है. एजेंट मीटिंग में करता है वैसा. हाँ, प्रॉक्सी रहता है ना. प्रॉक्सी अलाउड नहीं है इधर. देयर इज नो प्रॉक्सी अलाउड इन एनी मैटर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. सब जगह पे उस पर्टिकुलर मेंबर को फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा. फिजिकल प्रेजेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम को अभी आया है, वो तो है ही नहीं. एक्ट में ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं. वो एवरी टाइम, एवरी मीटिंग, एवरी टाइम पर्सन हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट. वी कैन नॉट सेंड एनी अदर पर्सन. प्रॉक्सी बोला है, बट इसको बेच सकता है, वो पीछे आएगा. कैटेगराइजेशन डिफरेंट मेंबर्स के, इसमें शायद दूसरा मेंबर को बेच सकता है उसके लिए, वो आगे बढ़ेंगे. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरमैन शैल हैव अ कास्टिंग वोट. व्हाट इज दिस? एक्स्ट्रा वोट, एडिशनल वोट. कास्टिंग वोट मतलब जो भी मीटिंग में अगर वोटिंग का जरूरत पड़ता है और वोटिंग करते समय जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं वो मीटिंग में, और 5 लोगों ने यस वोट और 5 लोगों ने नो वोट, तो उस पर्टिकुलर मीटिंग का जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन मे बी द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी और whoever is appointed as the chairperson of the meeting. Not necessarily every time चेयरमैन का, सोसाइटी का चेयरमैन ही चेयरपर्सन होना चाहिए ऐसा किधर भी लिखा नहीं. इट कैन बी एनीबॉडी. 4 महीने आया नहीं तो छुट्टी भी हो सकता है ना. somebody has to be appointed as a chairperson. हर समय कोई भी मीटिंग में किसी को, आपको सबसे पहला प्रोसीजर है कि वो मीटिंग को चेयर करना पड़ेगा. somebody has to take over the position of the chairperson. फिर मीटिंग शुरू हो. फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज अपॉइंटिंग चेयरमैन और चेयरपर्सन. फिर मीटिंग चलो, और वो जो आदमी बैठा है कुर्सी पे उसके पास कास्टिंग हो, एडिशनल वोट. 5 और 5 आ गया तो ही कैन पुट 1 more वोट. तो क्या होगा,
सिंपल मेजोरिटी मिलेगा, 6 और 5 होते हैं। Chairman is present in meeting and chairman other person is chair. Yes. Even if he is present, even if he is not present, anybody can be appointed. If the chairperson does not want to become chairperson also, somebody can be appointed. If जो लोग उधर है मीटिंग में, they have to decide in majority कि आज ये मीटिंग में किसको चेयरपर्सन बनाना है। पहला ही है, जनरली ऐसे ही होता है कि जो चेयरपर्सन है ही assumes the chair. बट अगर वो बोलता है आज आया नहीं, या फिर वो बोलते हैं कि मैं नहीं आज ये मीटिंग में मैं चेयर नहीं करता हूँ, तो उधर के लोग मिलके दूसरा चेयरमैन बना सकते हैं किसी और। चेयरपर्सन प्रेजेंट है तो फॉर्मेलिटी करना जरूरी है कि चलेगा। अपॉइंट करना जरूरी है। हाँ, अपॉइंटमेंट के टाइम में चेयरपर्सन पूछते हैं आप ही रहोगे, ओके बोला तो ओके, यू कैन कंटिन्यू। बट अपॉइंटमेंट जरूरी है, वो प्रोसीजर जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते कि चेयरमैन था इसके लिए आपने अपॉइंटमेंट ही नहीं किया, दैट इज नॉट अलाउड। फिर आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि चेयरमैन करके कौन है ये मीटिंग। दैट हैज टू बी इन एवरी मीटिंग, इट हैज टू बी expressly mentioned, Mr. So and so or Mrs. So and so was appointed as the chairperson for this meeting करके लिखना जरूरी है, then only casting vote उसको मिलेगा, नहीं तो फिर वो कोर्ट का मैटर प्रॉब्लम आएगा। So in this scenario, if the chairman is a member and there is an equal vote, the chairman will get 2 rights in that case. 2 votes Then a member as the chairman. बराबर। Where the share of the society is held jointly by more than one person, the person whose name stands first in the certificate, if present, shall have the right to vote. But in his absence, the person whose name stands second, and in the absence both, the person names who stand next. Likewise, in the absence of the preceding person, the person whose name is standing next and who is present and who is not a minor shall have the right to vote. आपका क्वेश्चन था ना कि 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, तो किसको कंसिडर करेंगे? तो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन विल हैव द राइट। इसमें कोऑपरेटिव इसमें ऐसा दिया है, बट हाउसिंग सोसाइटी में थोड़ा सा अलग है। हाउसिंग सोसाइटी में जब तक आप सेकेंड नेम्ड पर्सन को जॉइंट मेंबर नहीं बनाते हो, तब तक उसको राइट नहीं मिलता। कोऑपरेटिव जनरल एमसीएस एक्ट में बताया कि शेयर सर्टिफिकेट में नाम आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली राइट है, बट हाउसिंग में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। सेकेंड आपका नाम रहेगा तो भी उसको आप जॉइंट मेंबर करके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर के देते हो, तब तक आपको राइट नहीं मिलता। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा फर्क है। सोसाइटी शेयर होल्डर में कितना नाम डाल सकते हैं? 1 2 3 कितना भी 100 नाम डालो आप, कितने भी हो सकता है ना। आई एम शेयर होल्डर, सबका शेयर एप्लीकेशन में आपको मेंबरशिप एप्लीकेशन में सबका नाम लिखना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, कितना भी नाम लिखो। मैं सब फैमिली मेंबर का नाम डाल सकते हैं। आप मेरा भी नाम डालो चलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। मेंबर मैंने शेयर पैसा भरा है ना हक से, मेंबर बना रहा हूँ ना किसी को। A society which has invested any part of its funds in the share capital of a federal society may appoint one of its members to vote on its behalf in the affairs of the federal society. मतलब फेडरल सोसाइटी अगर मेंबर है सोसाइटी का, तो फेडरल सोसाइटी का किसी एक मेंबर को चुन के उनको ऑथराइज करना चाहिए कि आप ये सोसाइटी का मेंबर के हिसाब से वोटिंग करो। इसमें एक है कि फेडरल सोसाइटी का मेंबर 3 साल अगर कंप्लीट नहीं करता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही विल नॉट हैव द एलिजिबिलिटी टू वोट। अगेन देयर इज अ चेंज इन केस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस दिन आप मेंबर बनते हो उस दिन इमीडिएटली यू गेट द राइट टू वोट। इसमें 3 साल कंप्लीट करना है मेंबर, देन ओनली यू गेट द राइट टू वोट। डिफरेंशिएशन नहीं। An individual member of a society shall not be eligible for voting in the affairs of the society for a period of 2 years from the date of the enrollment as a member of society. जैसे फेडरल सोसाइटी का मेंबर आपको 3 साल रहना है, वैसा इंडिविजुअल को सोसाइटी में मेंबर 2 साल रहना है, उसके बाद में आपको मिलेगी। फेडरल सोसाइटी का मेंबर को 3 साल है, इंडिविजुअल सोसाइटी का मेंबर को 2 साल है, बट ये हाउसिंग के लिए वैलिड एप्लीकेबल नहीं है। A company or any other body constituted under the law of the time force as invested in part of fund the society may appoint any of its directors or officers to vote on behalf of the affairs of the society. Accordingly, such director or officer have right to vote on behalf of the company or the corporate body. मैंने जो आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में अप्रूव करना चाहिए, यही है कि anybody can be authorized through the company through a resolution and then he can vote.
ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, वोटिंग पावर्स ऑफ मेंबर्स, ये आ सकता है। 10 मिनट में खत्म, बराबर 10 मिनट। जरा उनको भी पूछेंगे चलेगा ना, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ मत डालना चाहिए। आपका वो पूछना जरूरी है, नहीं तो व्हाट्सएप अरे बहुत स्टार्ट होगा। देखो अभी पुढे व्हॉट्सअपवर फक्त क्लासबद्दलच लिहिणार, दुसरं काही नाही. नाही म्हणजे हे आता कसं आपण एकचं टायमिंग दिलंय, वाढलंय 1:45चं दुसरा लेक्चर होणार होतं, आपण ते सर आगे सर आहे सुबह से आपका भी लेक्चर सुनने का, लेकिन जगह नहीं करी बहुत से आज आए भी नहीं। अब सर कैसा है ये अपना 145 1 कितना 40 हुआ 140 करो। हाँ, ये अगेन अभी देखो मैनेजमेंट में भी ये मेंबरशिप आता है। फिर जो क्वेश्चन आ गया तो आप बोल दीजिए, फिर वो नहीं करना है। हाँ। मैं नहीं करूँगा उसको। ये जो स्टडी है ना GDCA का, ये कैसा है कोऑपरेटिव मेंबरशिप, रिवीजन होगा बट टाइम का भी टाइम आगे का और पीछे है। तर तुमची परवानगी असेल सरांना 10 मिनिटं देण्याची, तर आपण कंटिन्यू करायचं का? ओके एसोसिएट मेंबर देखिए, नॉमिनल मेंबर जैसा ऑथराइज किया जाता है किसी को, मैंने चुन के उसको नॉमिनल मेंबर बनाया। एसोसिएट मेंबर एज फार एज दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कंसर्न, जो जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में है फर्स्ट पर्सन छोड़ के, वो एसोसिएट। सोसाइटी में अलग है, हाउसिंग सोसाइटी में अलग है, यहाँ पे अलग है। हाउसिंग सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट में रखना ज्वाइंट मेंबर उधर ज्वाइंट मेंबर है, यहाँ पे जो एसोसिएट मेंबर कहा गया है वहाँ पे वो ज्वाइंट मेंबर है, उतना ही फर्क है। सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम है एसोसिएट मेंबर लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट में नाम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एसोसिएट मेंबर है, और हाउसिंग सोसाइटी में ज्वाइंट मेंबर हो सकता है। हो सकता है, क्यों मैंने बोला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मैंने जैसा बताया, नाम फर्स्ट नेम पर्सन इज एलिजिबल, if he is absent then the automatically second name is eligible, that means he is already an associate member. But housing society में ऐसा नहीं है, unless and until you fill up that associate joint membership form number 5 है, तो form number 5 नहीं भरेंगे तब तक this person does not become a joint member. NOC जब तक नहीं मिलेगा फर्स्ट मेंबर का, तब तक you do not become a joint member. But cooperative बाकी सोसाइटीज में ऐसा नहीं है, your name is there in the share certificate, you automatically become an associate. That is the difference. जॉइंट मेंबर है एसोसिएट मेंबर में क्या फर्क है? ज्वाइंट मेंबर और एसोसिएट मेंबर फर्क इतना ही है कि हाउसिंग सोसाइटी में उसको ज्वाइंट बोलता है और बाकी जगह पे एसोसिएट है, तो शेयर सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए। ओनली पीपल हुज नेम्स आर देयर इन द शेयर सर्टिफिकेट कैन बिकम ज्वाइंट और एसोसिएट, इतना आप याद रखें। वो अभी बाद में, वो एक्सपायर हो गए बाद में, वो अभी बहुत कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट 20 हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म करेगा। Restriction on holding shares. No member other than the government or any society or previous sanction of the society shall hold more than such portion of the total share capital of the society as may be prescribed. इसका मतलब क्या है? मैं एक सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। सोसाइटी में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि क्या है, वोटिंग पावर्स भले है उसमें, एक मेंबर के लिए एक वोट है, बट क्या होता है कि मेरे पास जितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो जाएगा उतना सारा पावर्स मेरे पास आ जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे भले वोट है मेरा, बट मेरा बोलने में या फिर जो अधिकार बनता है ना कि मेरे पास आपके सोसाइटी में ज़्यादा शेयर है तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, मेरा सुनना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि 1/5 ऑफ द टोटल शेयर से ज़्यादा गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती है आपकी सोसाइटी में। मैक्सिमम 1/5 का एक ब्रैकेट दिया है। 100 शेयर टोटल शेयर्स, मतलब पेड अप शेयर बोल रहा हूँ, मतलब आपका टोटल आपके शेयर्स अगर सपोज 10 लाख शेयर्स है अवेलेबल है, तो 10 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर ही आप मैक्सिमम एक पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए, इसके वजह से। 100 शेयर रहेगा तो 20 ले सकते हैं, बराबर 20 ले सकते। Provided that the state government may by notification official specify in respect of any class society a higher or lower maximum than 1/5 of the share capital, as the case may be, a higher or lower amount than 20,000 rupees.
अगर आपको पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरीज के सोसाइटीज होता है जहाँ पे रुपीस के हिसाब से शेयर दिया जाता है, वैल्यू के हिसाब से, और जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से शेयर दिया जाता है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है वहाँ पे 1/5 है, जहाँ पे वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है वहाँ पे 20,000 रुपीज है। 20,000 रुपीज के ऊपर आप शेयर नहीं ले सकते हो, बट नीचे वही दिया है कि अगर गवर्नमेंट को चेंज करना है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गेजेट के हिसाब से, ऑफिशियल गेजेट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसको इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। गवर्नमेंट की अथॉरिटी है बट रजिस्टर के पास नहीं है, गवर्नमेंट बोला है, तो गवर्नमेंट विल हैव ओनली दिस अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी लेना है तो फिर वो असेंबली में जाएगा, पास होगा, डिस्कशन होगा, लंबा प्रोसीजर है, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। Restriction on transfer or change charge on share or interest, subject to the provision of the last preceding section, as the maximum holding of shares. A transfer or charge on the share of interest of the member in the share capital shall be subject to such condition as may be prescribed. A member shall not transfer any share held by him or the interest in the capital property or unless he has held such share for at least 1 year. मतलब 1 साल तक आपको मिनिमम शेयर आपके पास होल्डिंग रखना है, उसके बाद में भी आप, उसके बाद ही आप आपका शेयर ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे किसी को। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, हाउसिंग का नहीं है। हाउसिंग में आप कभी भी कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं कर सकते। The transfer is made to a member of society or a person whose application for membership has been accepted under section 23 of the act has been allowed by the registrar or to a person who is deemed to a member under section। किसको ट्रांसफर कर सकते हो? जो मेंबर बनने के लिए या मेंबर बनना चाहता है, या जिसको रजिस्ट्रार ने मेंबरशिप दिया है 22 या 23 में, उसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाहर वाले आदमी किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पर्सन शुड हैव मेड एन एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, देन ओनली इट कैन बी ट्रांसफर। नहीं, किसी का डेथ हो गया तो? किसी ने डेथ हो गया तो वो नहीं लिखा है ना इसमें, फिर उसके लिए अलग प्रोसीजर है। इसके लिए बोला वो डेथ वाला एस्पेक्ट बाद में लिखिए, उसमें प्रोसीजर अलग है, इसमें खुद करने वाला प्रोसीजर है। 28 हाँ नहीं नहीं, हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनी सोसाइटी लिखा, बट हाउसिंग सोसाइटी का जो 154 सेक्शन बी है ना, उसमें ये सब जितना जितना सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है हाउसिंग के लिए, उसको सब डिलीट कर दीजिए। उसमें आप रेफर करो, 154 में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा डिलीटेड है। Now we will go to transfer of interest on death of member। ये आपका सवाल का ये अभी है कि क्या होता है कि ट्रांसफर मेंबर डेथ के बाद क्या होगा। On the death of the member of the society shall transfer the share or interest of the deceased member to a person or persons nominated in according with the rules, if no person has been nominated so as may appear to the committee to be the legal heir representative of the deceased member, provided that such nominee as the case may be duly admitted as a member of society, provided further that nothing in this subsection or section 22 shall prevent a minor or a person of unsound mind from acquiring the inheritance or the share, any share interest of deceased person। इसका मतलब क्या है? What does this mean? It means that whenever there is a death of the member, original member, उसका डेथ के बाद में शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे? उसके डेथ के बाद में दो चीज हो सकता है, या तो उसका नॉमिनेशन है या उसका नॉमिनेशन नहीं है, दो सिचुएशंस हो सकते हैं। If there is a nominee, you don't need to do anything else, directly nominee के नाम से आपको membership transfer करना है, and that person becomes a member through nomination। अभी हाउसिंग सोसाइटी में उसको प्रोविजनल मेंबर बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा अलग से मेंबरशिप दिया नहीं है, इट इज अ मेंबर थ्रू नॉमिनेशन। अगर मेंबर नॉमिनी नहीं है, if there is no nomination, then सोसाइटी को जो लगता है सही, उसका लीगल है को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाना है, उसको आप सोसाइटी बना सकते हो। सोसाइटी के ऊपर राइट दिया हुआ, पावर दिया हुआ सोसाइटी कि आप किसी को भी उसका लीगल हेयर को आप मेंबरशिप दे सकते हो, बट प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि किसको बनाना है। हाउसिंग के हिसाब से बायलॉज में 35 नंबर दिया है और 154 बी इसमें भी सेक्शन के अंदर भी दिया हुआ है कि कैसा बनाना चाहिए। एप्लीकेशन आना चाहिए, विदाउट एप्लीकेशन मेंबरशिप नहीं दे सकते हो। ये जो लिखा है, दिस इज कंसिडरिंग दैट देयर इज एन एप्लीकेशन व्हिच इज रिसीव्ड। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आपका क्या हो सकता है, कोई भी नहीं है बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट को जाएगा। नहीं गवर्नमेंट को जाएगा, वो एकदम एक्सट्रीम बोल दिया। अगर मेंबर आज के दिन में मुझे कोई दिख नहीं रहा है और नॉमिनेशन नहीं किया, लीगल ऑक्यूपेंट को तो नहीं बना सकता, वो रेंट में दिया होगा तो। मैंने अभी पढ़ा ना सब्स्टिट्यूटेड सर्विस,
पेपर पब्लिकेशन वो हमारा हाउसिंग सोसाइटी में वही दिया है, हाउसिंग सोसाइटी में दिया है, गिव अ पेपर पब्लिकेशन, इनवाइट लीगल हेड्स टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और इनवाइट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू कम फॉरवर्ड एंड अप्लाई फॉर मेंबरशिप, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना आप किसी को डायरेक्टली नहीं दे सकते हो मेंबरशिप। वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज मेंबरशिप इज ऑलवेज थ्रू एप्लीकेशन ओनली। तो अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को बोलना है अप्लाई करो, नॉमिनेशन नहीं है तो लोगों को बोलना है अप्लाई करो। लोगों को कैसा बोलेंगे? पब्लिक नोटिस के थ्रू। अंडरस्टूड? क्लियर? वो तो बाद में आएगा ना, वो तो कब जब आप सक्सेशन निकाल के ले जाओगे तुरंत, तो एक दिन 2 दिन में तो सक्सेशन आने नहीं वाला है, आपको टाइम लगेगा। तब तक किसी को तो मेंबर बनाना है आपको इंटरमीडिएटरी टाइम के लिए, तभी के लिए ये दिया है प्रोविजन। बाद में जब आप लेके आओगे तो तभी तो आप ओरिजिनल मेंबर बन जाओगे ना बाद में, तब तक के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड का है मेंबरशिप। तो एप्लीकेशन आया है तो भी देना पड़ेगा? नहीं ना, एप्लीकेशन नहीं है तो ही देना, वो जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन नहीं है तो देना है। सोसाइटी मांगती है, सोसाइटी मांगती ही नहीं है, अगर नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो सोसाइटी मांगेगी। जो एप्लीकेशन करने वाला है, जो लीगल है। नहीं आप नहीं डिसाइड करोगे ना, वो पब्लिक। देखो आप बोल रहे हो कि मैं लीगल है हूँ, दूसरा भी आके बोलेगा वो भी लीगल है, इंडेंसिटी कौन देगा? इंडेंसिटी तो देना ही पड़ेगा, बट मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए ना। वो आदमी बोलेगा मुझे बताए बिना तुमने इसको कैसे दे दिया? मेंबरशिप ही दे रहा है, जो भी दे रहा है मेंबरशिप ही दे रहा है, बट फिर भी मेंबरशिप भी क्यों देना चाहिए? क्योंकि मेंबर का भी राइट्स है ना। मेंबर वो फ्लैट में रह सकता है, मेंबर वो फ्लैट को रेंट में दे सकता है, मेंबर बन सकता है, उधर का अम्यूनिटी फैसिलिटी सब यूज कर सकता है। वो बोलेगा बॉम्बे में यार मैं मेंबर बनेगा तो काफी है ना, मैं 50 साल के लिए मेंबर रहूंगा मरने तक, तो मेंबरशिप भी उसको क्यों राइट्स उसका जाना चाहिए? इसके लिए पब्लिक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो भी जिसको भी लगता है तुम लीगल है हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आ जाओ अप्लाई करो, देन वी विल डिसाइड होम टू गिव। सोसाइटी के ऊपर राइट दिया देने के लिए। So society can reject the nomination form on the basis of guardian, ऑन द बेसिस ऑफ guardianship. नहीं, We can't reject ना. They have to मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि माइनर को नॉमिनी बनाए, हाँ, बट माइनर को नॉमिनी बनाते समय जो नॉमिनेशन फाइल करता है उनको ये भी करना चाहिए कि गार्डियन भी अपॉइंट करना चाहिए। but the second person is already there. ना, 2 persons are there. The second person can be the guardian. नहीं, गार्डियन आप बोल रहे हो कि वो डीम्ड गार्डियन है, हाँ, deemed guardian. डीम्ड गार्डियन है, बट इट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो कि फादर और मदर ने ही फ्लैट खरीदा है, इसके लिए बच्चे का गार्डियन नेचुरल गार्डियन फादर हो गया कर या मदर हो गया कर, बट दैट मे नॉट बी द केस एवरी टाइम ना। कंपनी का फ्लैट रहेगा तो क्या करोगे, या फिर भाई ने फ्लैट लिया तो क्या करोगे? Second person name can be given for the guardian. इट कैन बी गिवन बट हैज टू बी गिवन, वो मैं बोल रहा हूँ। मतलब फॉर्म भरते समय आपको गार्डियन का भी लिखना, अंडर गार्डियन हूँ, डॉटर सो एंड सो और सन सो एंड सो, अंडर गार्डियन सो एंड सो। वो सेकंड आदमी का नाम डाल सकते हो बट गार्डियन मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं वापस नहीं है करके अज्यूम करके पब्लिक नोटिस दे दूँ। But we can give a word to the society. वर्ड नहीं होता है, नो वर्ड, रिटर्न, नो वर्ड, ओनली रिटर्न, नो वर्ड। नॉमिनेशन फॉर्म में परसेंटेज कैसा रहता है? परसेंटेज से कुछ नहीं होगा, परसेंटेज डालना नॉमिनेशन फॉर्म में जो परसेंटेज डालता है वो यूजलेस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाम डालो, परसेंटेज नहीं डालेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगर 3 नॉमिनी डाले तो प्रोविजन मेंबर 3 बनेंगे कि जो फर्स्ट है वही बनेगा? फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट वाला ही बनेगा, नॉट ऑल। ठीक है। A society may pay all the money due to the deceased member from the society to such nominee here. उतना पावर्स है उसके पास, बट यूज करने का पावर है क्या नहीं है वो अलग बात है, बट हैंड ओवर करने का, लेने का पावर है उसके पास। ठीक है। 31 नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेट हो। हाँ, Just now the last one which you put was a 7-mark question. 7 मार्क क्वेश्चन है, Is there for transfer of interest on death of a member? डेथ ऑफ ए मेंबर May 22. May 22। हाँ, ये डेथ ऑफ द मेंबर का ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है, आप इम्पोर्टेंट है एकदम, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हर इधर ही नहीं, हर जगह पे कोऑपरेटिव सेक्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंबरशिप एस्पेक्ट मेन है, मैंने बोला था आपको। और मेंबर का अगर डेथ हो जाता है तो किसके नाम से शेयर जाना चाहिए, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो अगर इफ देयर इज अ नॉमिनी के नाम से जाएगा ऑटोमेटिकली मतलब ऑन एप्लीकेशन।
You don't need to identify the member then. The member is already identified by the deceased person. So you have to just on application transfer the membership. अगर nomination नहीं है, then there is a big challenge to the society. उसके बाद में फिर close. Next बाकी next. Section याद रखिए. 30 तक गया ना? 30 तक है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो नॉमिनेशन नहीं है तो यू हैव टू देन जितने भी जो प्रोसीजर्स है फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर नॉमिनेशन नहीं है तो पेपर पब्लिकेशन आपको कंपलसरी है, एप्लीकेशंस इन्वाइट करना कंपलसरी है। ऑटोमेटिकली सेकंड नेम पर्सन को आप मेंबर नहीं बना सकते, वो भी याद रखिए। ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम मर गया तो बोलेंगे कि दूसरा नाम तो है सर सर्टिफिकेट में, उसको मैं बनाता हूँ, ऐसा कोई प्रोविजन दिया नहीं है एक्ट में। तो ऑटोमेटिकली सेकंड नेम को आप नहीं बना सकते हो। नहीं है तो आपको नॉमिनी नहीं बना है तो यू हैव टू गो थ्रू दी पेपर पब्लिकेशन रूट। द सेकंड पर्सन कैन अप्लाई थ्रू दैट पेपर पब्लिकेशन। देन वंस देयर इज एन एप्लीकेशन देन यू हैव द राइट टू अपॉइंट एनीबॉडी एज अ नॉमिनी। सर कई जगह पे नॉमिनेशन फॉर्म पे ऐसा ये रहेगा बी कोई नॉमिनेशन किया कर सकते हैं। वही मैंने बोला ना, दो आदमी के नाम पे ऑटोमेटिकली बी को नहीं दे सकते हो, बट अगर बी नॉमिनी रहेगा तो दे सकते हो। ए और बी में बी कैन बी मेड द नॉमिनी ऑफ ए। इन दैट केस इफ ए डाइज देन बी कैन इमीडिएटली अप्लाई एंड बी कैन बिकम अ मेंबर। ये भी आप एग्जांपल लिखो, ऑटोमेटिकली बी विल नॉट बिकम, बट इफ बी इज द नॉमिनी बी कैन बिकम। सर अगर सपोज ए 10 हो गया और बी सी दो नॉमिनी रहता है 50-50% शेयर पे, ये केस में फिर कौन एक्टिव मेंबर है? फर्स्ट नेम ऑलवेज फर्स्ट नेम इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट नेम। अगर इन्होंने बी का नाम पे बी और सी में बी को 10% भी दिया हो और सी को 90% भी दिया हो, बहुत सारे लोग शेयर लिखता है नॉमिनेशन में, जो जरूरी नहीं है लिखता है, चलो लिखता है व्हाटएवर रीजन दे राइट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट 10% होने के बावजूद भी फर्स्ट नेम, क्योंकि एक्ट में बोला है फर्स्ट नेम, उसमें कोई शेयर दिया नहीं, तो इट ऑलवेज बी फर्स्ट नेम पर्सन। ठीक है? नहीं वो क्या है, आप पेपर पब्लिकेशन देने के बाद भी कोई नहीं आया, मेंबर ही नहीं बन रहा कोई वो फ्लैट का, तो मेंबरशिप जो है ना वो फ्लैट के वो सोसाइटी के पास वेस्टेड रहे, वो फ्लैट नहीं जाएगा। फ्लैट क्लेम करने के लिए उसके लीगल हायर कभी भी आ सकते, हाँ कभी भी आ सकते। और पेपर में देने के बाद उसका कुछ गारंटी है किस चीज पेपर पेपर में पब्लिकेशन करेंगे और दूसरी डेट अगर डेट के बाद आ जाएगी तो लीगल है तो उसका कोई मतलब नहीं। देखो सर, अभी आज 30 डेज का आपने नोटिस दिया, कोई आया नहीं, बट 40th डे में अगर कोई लीगल एरर आए तो आपको देना चाहिए ना, क्यों नहीं देना चाहिए? नुकसान किसका है? नहीं तो अभी एक लड़का का है, छोटी लड़की को देते हैं ना, कोई दिखा देता है तो आने और एक्सटेंड करो ना, नोटिस एक्सटेंड करो और एक नोटिस दे दो, एक्सटेंड करो, सोसाइटी के फायदे 3 महीने का नोटिस दे दो, 6 महीने का नोटिस दे दो, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? मेंबरशिप सोसाइटी के फायदे। सोसाइटी को आपको मेंबर चाहिए ना कोई ना, अगर बाहर रहता है एनओसी लेके आएंगे तो फिर फोन करके बताओ उसको बाहर रहता है। बाकी के मेंबर्स का जो भी रहेंगे फैमिली मेंबर्स का एनओसी लेके आएंगे ट्रांसफर इन द नेम ऑफ ए। एप्लीकेशन के बिना आप ये सब चीजें मत करो, आप पेपर पब्लिकेशन करो, इन्वाइट करो एप्लीकेशन, उसके बाद ही ट्रांसफर करो टू बी ऑन द सेफर साइड। आप किसी को भी आपका जान पहचान वाले को बोला आपको देता हूँ मैं, बाकी से एनओसी लेके हो तो झगड़ा में जाएगा और अल्टीमेटली किधर न किधर जाके अटकेगा मैडम। आप प्रोसीजर फॉलो करो तो आप सेफ, अदरवाइज यू विल आल्सो बी हेल्ड रिस्पांसिबल। अंदर अंदर कुछ किया आप पेपर में डाल दो ना, आपको क्या करना है आप डाल दो, और किस किस को आपको लगता बुलाना है उसको एक बार फोन करो, ईमेल भेजो कि हमने पेपर में डाला है, आप अप्लाई करो करके इतना तो बोल सकते हो ना, वो यू आर वन ऑफ द लीगल हायर, अप्लाई थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट, यू विल कम फॉरवर्ड। कोर्ट का गाइडेंस चाहिए हाँ? पेपर में डालने के लिए कोर्ट का गाइडेंस है। क्या चाहिए? कोर्ट का ऑर्डर? नहीं इसमें नहीं चाहिए। अच्छा पेपर नोटिस का खर्चा कौन सा पे करते हैं? वो जब वापस जो मेंबर बनेगा उससे लेना है। बाद में मेंटेनेंस में डालते हैं। हाँ बाद में मेंटेनेंस में आप डाल सकते हो, खर्चा जो खर्चा किया ना न्यूज़पेपर में 15-20-30 हज़ार हुआ रहेगा वो ले सकते हो। अच्छा, आजचं लेक्चर सकाळी 10:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत आपण त्या ग्रुपवरती टाकलेलं आहे, परंतु ते लांबवणं तुमच्याही परवानगीने हरकत नाही आणि तरीसुद्धा तुमचे प्रश्न चालू आहेत, परंतु आता कुठेतरी आपल्याला थांबायला पाहिजे. कारण सेकंड लेक्चर
आता 2 वाजले, एक अर्धा तास आपण ब्रेक घेऊया का? आणि अर्ध्या तासानंतर हा वर्ग बुक झालेला आहे, तर आपण त्या साईडचा जो वर्ग आहे मी तिथे उभा राहतो. नंबर 302 त्याचा नंबर वेगळा आहे, हा थर्ड फ्लोअर 205 आहे त्याचा नंबर. पण मी दाखवतो तुम्हाला वर्ग त्याच साईडला लेफ्टला 305 सेम फ्लोअरला, तिकडे आपल्याला हे घेऊन जाऊ. आता खाली सेकंड फ्लोअरला का? तर वरच्या बाजूला येणार आहे. सेकंड फ्लोअर. प्लीज